तो फिर आप ये फरमा रहे हैं कि चाहे रेफरेंसेस हों, चाहे, और देखें ना वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है जो पास आज नहीं तो 10-15 दिनों में, 20 दिनों में हो जाएगा, अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं करेंगे तो वो जॉइंट सिटिंग में हो जाएगा, तो वो भी है, ये भी है। और जजेस जो आज रेफरेंस की डिटेल्ड उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट सामने लेके आए हैं, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, तो वो भी एक जाहिर है, अगर हम देख रहे हैं कि जी दो साइड्स हैं और उनके पास अपने अपने टूल्स हैं दूसरे को नीचे दिखाने का, तो फिर इधर तो बहुत कुछ है इनके पास। जो हुकूमत है जिसमें जजेस भी अब हैं, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर वन एंड द सेम, लेकिन यकीनी तौर पे जो जस्टिस बंदयाल साहब के हवाले से जो तनकीद कर रहे हैं, तो फिर फ़ौज आए या ना आए तो वैसे ही आपने जैसे फरमा दिया कि ये रेफरेंस ले जाएंगे, इसमें तो फ़ौज को तो नहीं आना पड़ेगा, अपने दस्ते लेके रेफरेंस ये दायर कर देंगे और ये जो बाकी जजेस हैं वो और बोलेंगे। तो क्या ये खुद ही काफ़ी नहीं है जस्टिस बंदयाल को वीक विकेट पे ले जाने के लिए? ये ज़ाहिर है अदलिया डिवाइडेड है पहले से, और इसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो सीनियर जजेस हैं वो खिलाफ हैं जस्टिस बंदयाल के फ़ैसलों के और उनके नुक्ता नज़र के। और ज़ाहिर है अगर रेफरेंस चले जाते हैं तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें देखेंगे कि बंदयाल साहब खुद बैठेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि नहीं। अगर वो नहीं बैठते तो दो जो सीनियर जजेस हैं वो तो उनके नुक्ता नज़र से इतफाक़ नहीं करते, और दो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, चीफ जज होते हैं, वो देखें वो क्या नुक्ता नज़र होंगे, तो ये सारा तो उनके ख़िलाफ़ जाएगा, तो फिर उनको मुश्किल पेश आएगी, उनको भी और दूसरे जजेस को भी। तो ज़ाहिर है इसका मतलब तो ये है कि हुकूमत इस रास्ते पर चलने का फ़ैसला कर चुकी है जिसमें बंदयाल साहब से मुआज़र आई और अल्टीमेटली उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए शिकस्त देना कि वो अनडू हो गया। अब अगर अनडू नहीं होता वो फैसला, तो फिर आर्टिकल 190 के तहत तो उसको तस्लीम करना पड़ेगा। और हुकूमत ने तो कह दिया बड़ी क्लियरली कि हम नहीं तस्लीम करेंगे। तो अब थोड़ा ये बयान कीजिएगा कि आपका ख्याल है कि जो हुकूमत ने तो कह दिया नहीं करेंगे, इत्तेहादियों ने भी कह दिया नहीं करेंगे, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी आप इसको ज़रा रिव्यू फरमाएं और फिर हम आपकी बात मानेंगे। तो अगर हुकूमत कह रही है नहीं, पार्लियामान कह रहे हैं नहीं, पार्लियामान में जितने भी 80, 85, 40 जितने भी लोग थे, तो फिर क्या आपका ख्याल है कोई इनको धक्का कौन देगा? फौज कहेगी, इस्टेब्लिशमेंट कहेगी? ये प्रैक्टिकली ये किस तरीके से होगा? ये देखें, फौज की मदद के बगैर तो ये जुर्रत नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसको इस तरह से टाल दें या इस तरह से मुस्तरद कर दें जिस तरह से मुस्तरद किया गया है। और जाहिर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के ख़िलाफ़ है। ठीक है, जस्टिस बंदयाल का फ़ैसला भी गलत था और गैर जानिबदाराना था, लेकिन इनका जो इकदाम है इससे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है वो उससे हम डाइग्रेस हो रहे हैं, उससे हट रहे हैं। और जितनी देर तक ज़ाहिर है या तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ही अनडू करते, तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए तो अनडू हो नहीं सका, कोई बड़ा जो है बेंच तश्कील दिया जाता, जजेस बगावत कर देते, जजेस कोई फ़ैसला दे देते इसके बारे में, तो वो तो फ़ैसला आया नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को अनडू करने के लिए या तो रिव्यू किया जाए, तो रिव्यू तो वही आएगा, उन्हीं जजेस ने रिव्यू देखना होता है जो फ़ैसला करते हैं, तो वो तो बड़ा वाज़ेह है, उन्होंने तो 5 मिनट लगाने हैं, रिव्यू कर देना है। तो अब इसका जो वाहिद तोड़ है वो या था कि आप रेफरेंस करते जजेस के ख़िलाफ़, तो वो रेफरेंस होंगे मेरा ख्याल है, और जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी। तो ये तो अब बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ लगता है हुकूमत को खम ठोक के सामने आएगी, तभी जाके इसका जो है प्रैक्टिकली इसका तोड़ हो सकेगा। लेकिन माजी में हम देख चुके हैं सज्जाद अली अपना जो इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहले ख़ुद बैठ गए थे, और जो आइन का आर्टिकल है वो बड़ा गैर वाज़ेह है कि उसमें ये नहीं है कि जज बैठ नहीं सकता, तो वो चीफ जस्टिस खुद बैठ जाएंगे, और अगर खुद बैठ गए तो ज़ाहिर है मुश्किल होगा उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस, और आज तक किसी चीफ जस्टिस को हटाया नहीं जा सका रेफरेंस के ज़रिए, तो इसको इनको भी हटाना इतना आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा।
लेकिन आपने जैसे फरमाया कि आर्मी और नो आर्मी ये इस तरह की मुश्किलात की शुरुआत कर दी हैं और भी कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो राजा सिप्तैन एक वकील हैं, वो ले तो गए हैं मामला, रेफरेंस तो उन्होंने दायर कर दिए चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा है जो सुओ मोटो थी वो मुतनाज़ा थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड कर दिया है। तो वो जो रास्ता है उस पर तो निकल पड़े हैं ये हुकूमत, जैसे आप अभी फरमा रहे थे। अब थोड़ा सा अगर हम इस पर आएँ कि फ़ौज का इसमें कोई सच हमें दिखाई नहीं देता। देखिए ना, आप भी जानते पाकिस्तान की सियासत और पावर प्ले को बहुत अच्छी तरीके से। हमारा ख्याल है शायद बात इधर तक जाती ना अगर उनको ये होता कि कहीं से इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करेगी और फोर्स करेगी कि आप ये रूट लें ये ना लें। तो मेरा ख्याल है उधर से तो ये मुतमईन है हुकूमत। जी, मेरा ख्याल है कि अगर उनकी तरफ से कोई रुकावट होती या मुश्किल पेश आती या मुखालफत करते तो ज़ाहिर है हुकूमत रुक जाती, फिर हुकूमत की ये जुर्रत ना होती। तो हुकूमत को ज़ाहिर है सपोर्ट हासिल है या उनकी सोच को उसके साथ सपोर्ट हासिल है। और आज NSC की मीटिंग भी थी, उसका देखें क्या एलामिया आता है और उसमें क्या कोई इस चीज़ की इंडिकेशन दी जाती है या नहीं दी जाती। तो ये वाज़ेह बात है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ खड़ी होगी वही जीतेगा और वही आगे जो है वो दवाम पाएगा। जी, आज जो सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने यही कहा है कि मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। फ़ौज के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी जो सैक्रिफाइसेस हैं उनको सराहा है उन्होंने, और कहा कि अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, कौमी मामलात पर किसी भी दबाव के नीचे नहीं आएंगे। तो ये बातें कही हैं। मेरा ख्याल है अगर इस पर जाएं कि ये जो हुकूमत को हम कहेंगे एक तरीके से ऑफ़र आया PTI की तरफ से, कल भी आया परसों भी आया, ये इस हद तक बात कह दी गई कि जी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और जो है PTI वो बैठ जाएं, बात कर लें, नेशनल इलेक्शंस की डेट दे दें। और फिर असद कैसर साहब ने अलग कहा कि जी हम तो आईनी तरमीम के लिए तैयार हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ तब्दीली PTI यानी इमरान खान साहब के इसमें हिकमत अमली में? नहीं, मेरा ख्याल है वो अभी तक 1 तारीख को इंतखाबात के लिए तो तैयार नहीं हुए। अभी तक तो वो ज़ाहिर है उनके हक़ में जजमेंट भी आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके बाद तो वो और समझते हैं हम मजबूत हो गए हैं। तो वो चाहते हैं कि ये पहले इलेक्शन हो, सूबाई असम्बलियों के पहले हो जाएं ताकि कौमी असम्बली बहुत आसान हो जाए उनके बाद। क्योंकि कौमी जब सूबाई असम्बलियों में उनकी हुकूमतें बैठी होंगी तो मरकज़ के इंतखाबात तो बहुत आसान होंगे उनके लिए, वो तो उनकी झोली में जा गिरेंगे। तो अगर उनको लगता है कि ये इतना ही आसान है, एक तो जो आप फरमा रहे हैं जो हम सबको नज़र आ रहे हैं, उनको भी यकीनन नज़र आ रहा होगा कि जजमेंट जो है वो इनके हक़ में ज़रूर आई होगी, इनके मौक़िफ़ के हक़ में, लेकिन बहरहाल वो कितना ज़्यादा तनाव पैदा हो गया और ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होने को तो नहीं है, लगता तो नहीं है। तो इस सूरत में यानी कि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी कि जी हम इनको घर भेजें असेंबलीज़ को और वील गेट नेशनल इलेक्शन, सोहेल वड़ाई साहब वो तो प्रोविंशियल इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो आपको आखिर में कि आपको लग रहा है कि बज़ाहिर आने वाले यानी कि दिनों में आपको मुज़ाकरात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे? जी, नून फ़िलहाल मुज़ाकरात के लिए उस वक़्त तक तैयार नहीं है जब तक PTI जो है वो मुस्तकबिल के बारे में और माजी के बारे में वजाहत ना करे। वो कहते हैं कि जितनी देर तक ये वजाहत नहीं होती, जितनी देर तक मुस्तकबिल के बारे में वो बात वाज़े नहीं करते, उतनी देर तक हम क्यों मुज़ाकरात करें। जब हमने सब कुछ फ़ेस करना है तो फिर मुज़ाकरात किए बगैर ही फ़ेस करेंगे, मुज़ाकरात करके क्यों फ़ेस करें। जी, तो आपकी कंक्लूडिंग क्या होगी पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं, हम एक ये असेसमेंट? दुआ तो यही है, दुआ तो यही है कि ये सारे बैठ जाएं और आपस में बैठ के बात करें और इंतखाबात का रास्ता निकालें, एक डेट को इलेक्शन हो जाएं और दोनों में से जो जीत जाए वो इक़्तिदार के मज़े ले। तो ठीक है, आप इस पर ही ख़त्म करते हैं कि आप कह रहे हैं नाज़रीन को कि दुआ मांगें, रमज़ान के मुबारक महीने में सब दुआ मांगे कि जी हाँ। सबको अक्ल और समझ आए। बहुत शुक्रिया।